हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो के इस तीसरे भाग में हम अपने स्मारक के ही टॉपिक को कंटिन्यू रख रहे हैं। हम ये देख रहे थे कि स्मारकों की उपयोगिता और महत्व क्या है। महत्व को देखते हुए हमें पता चलता है कि भारत की संस्कृति जो विदेशों में है वह भारत से ही समस्त विदेशों में फैली है, और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव हमारे को विदेशों में क्लियर दिखाई पड़ता है। विदेशों से प्राप्त कई स्मारक हमारे को भारतीय इतिहास के निर्माण में सहायक होते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में पाए गए भारत के जो स्मारक हैं और जो मूर्तियां हमारे को प्राप्त हुई हैं, उससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में इन क्षेत्रों में भारतीय धर्म, संस्कृति, भाषा, दर्शन, मूर्तिकला, यह वास्तुशिल्प, धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति, संस्कार, नैतिक नियम, शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था आदि का व्यापक प्रभाव इन समस्त देशों पर पड़ा है। दक्षिण पूर्वी एशिया के जावा, सुमात्रा, बोरबुदोर, कंबोडिया के अंगकोर वाट और प्रबंगन का बोर्निया, बाली, मलाया, सुमात्रा, सेलबीन, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका और इसी प्रकार से, ये तो सुदूर पूर्व दक्षिण एशिया की हम बात कर रहे हैं। हम देखते हैं इसी तरह से मध्य एशिया में भी अफ़गानिस्तान, फूनान, खेतान, काशगर, यारकंद, तिब्बत, चीन आदि क्षेत्रों से प्राप्त हिंदू और बौद्ध तथा जैन धर्म के कई ऐसे स्मारक और देव प्रतिमाएं हमारे को प्राप्त हुई है जो इन प्रदेशों में भारतीय उपनिवेश, धर्म और संस्कृति के प्रसार की कहानी कहती है। यही कारण है कि यह क्षेत्र बृहत्तर भारत के नाम से जाना जाता है। आज भी हम देखते हैं कि अंगकोर वाट का मंदिर कई सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और भारतीय संस्कृति की जानकारी हमारे को देता है। इसी तरह से अफ़गानिस्तान में बोमियान में बुद्ध की जो विशाल प्रतिमा प्राप्त हुई है, यह प्रतिमा बौद्ध धर्म का अफ़गानिस्तान में फैलना या उसका प्रसार वहाँ तक होना का एक स्पष्ट उदाहरण हमें देती है। इसकी पुष्टि हमारे को जब हम ह्वेन सांग के यात्रा वृत्तांतों को पढ़ते हैं तो उसमें हमारे को स्पष्ट ज्ञात होता है कि जब वह चीन से मध्य एशिया होते हुए भारत में प्रवेश करा तो उसको इन्हीं जगहों पर कई बौद्ध मठ मिले हैं जहाँ पे बौद्ध दर्शन की पढ़ाई होती थी। तो बामियान की विशाल मूर्ति हमारे को बौद्ध धर्म की कहानी की ओर इंगित करती है। हालांकि हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में अब उस मूर्ति को नष्ट कर दिया गया। इस्लाम के प्रचार प्रसार के कारण जो एक नया रूप इस्लाम में लिया है, उसमें अफ़गानिस्तान में हिंदू संस्कृति से संबंधित प्रदेशों को, जिसमें बौद्ध धर्म के अवशेष हमारे को प्राप्त होते हैं, उनको संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार से कश्मीर के कुंडल वन में जहाँ पे बौद्ध स्तूप हमारे को कई बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए, पुरुषपुर जहाँ पर हमारे को जो प्रेजेंट पेशावर है, जहाँ पर हमारे को बौद्ध स्तूपों की प्राप्ति हुई है, वह अब समाप्त हो गए हैं और उनके अब हमारे को कोई भी चिन्ह नहीं मिलता है। मगर जब ये खुदाई की गई थी और हमारे को ये प्राप्त हुए, वे इस ओर इंगित करते हैं कि ये स्तूप वहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रसार या बौद्ध धर्म का वहाँ पे चलन होने के कारण ही वहाँ पर बनवाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट को हम लें
तो इन स्मारकों से हमारे को विदेशों से संपर्क का ज्ञान होता है कि भारतीय संस्कृति सिर्फ अपने में ही नहीं रही, उसका विदेशों में भी उतना ही प्रचार और प्रसार होता रहा है, चाहे वह व्यापार के माध्यम से हो, चाहे वह स्मारकों के माध्यम से हो या यात्रियों के माध्यम से हो। कई स्मारक और मूर्तियों पर हमारे को विदेशी अंशों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से हम गांधार शैली का एक उदाहरण ले सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे या हम उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों को लें तो वहाँ पर गांधार शैली जो कि यूनानी प्रभाव से पूर्णतया आच्छादित दिखाई देती है, वह वहाँ पे काफ़ी प्रचलन में रही थी। इसी तरह से हम देखते हैं कि भारत एवं विदेशों के संपर्क, पारस्परिक संपर्क से बौद्ध धर्म के प्रसार का भी हमारे को ज्ञान होता है। अशोक के स्तंभ हमारे इस प्रकार ये स्मारक हमारे को भारतीय उपनिवेश के विदेशों से पारस्परिक संबंधों का भी ज्ञान देते हैं। जिस प्रकार से कि अशोक के स्तंभ पर हमारे को ईरानी और यूनानी कला का प्रभाव नज़र आता है। इसी तरह से अशोक के समय में भारत के से यूनान एवं ईरान के साथ में सांस्कृतिक एवं वास्तु के संबंध भी हमारे को दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि गांधार शैली जो है, जो मौर्य युग और उत्तरोत्तर मौर्य काल में ये भारत में प्रसारित हुई, तो इन मूर्तियों और स्मारकों पर हमारे को ग्रीक रोमन शैली का, कला शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। गांधार शैली का उद्भव ग्रीक रोमन कला से ही हम मानते हैं, तो यह हम कह सकते हैं कि यह ग्रीक रोमन कला जो है भारत की कला से प्रभावित होते हुए ही इन्होंने यहाँ पे भारतीय शैली से प्रभावित होकर के ही नई कला का विकास किया था। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में हम देखते हैं कि भारत का उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश जो है गांधार क्षेत्र जैसे है, वहाँ पे गांधार शैली भारतीय, यूनानी, ईरानी, रोमन आदि संस्कृतियों का वह मिलन स्थल रहा है। इस प्रकार से हमने जो अभी तक पढ़ा वह स्पष्ट करता है कि स्मारक भारतीय इतिहास को समझने में, जानने में और इतिहास की संरचना एक नए दृष्टिकोण से करने में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक एक भूमिका निभाता है। इससे न केवल हम इतिहास की संरचना करते हैं, वरन इतिहास के साथ साथ हमारे को हमारी संस्कृति, धर्म, दर्शन, जाति, समाज के जो नियम हैं, नैतिक नियम हैं, इन सब का ज्ञान होता है। अशोक के स्मारक जो हैं, स्तंभ जो हैं, चट्टानों पे चाहे वे खुदे हुए हैं, चाहे वे स्तंभ हैं, वे हमारे को यह ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार से आदर्श समाज की संरचना की जा सकती है, और धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अशोक के जो कार्य हैं वे उसमें हमारे को दिखाई देते हैं। यहीं हम समुद्रगुप्त के अगर कालीन प्रयाग प्रशस्ति या अन्य स्तंभों को या स्मारकों को लें, तो वह हमारे को स्पष्ट साम्राज्य विस्तार की ओर इंगित करता है। समुद्रगुप्त ने किस प्रकार से अपना साम्राज्य का विस्तार किया, क्या विरुद्ध धारण किए, समाज में किस प्रकार की स्थिति थी, एंटरटेनमेंट के क्या क्या सोर्सेस थे, संगीत में उसकी अभिरुचि थी, किस प्रकार से उसने साहित्य की रचना करी और अपने पड़ोसी राज्यों से उसके क्या संबंध रहे, यह सारे चीज़ें हमारे को इन स्मारकों के माध्यम से ही ज्ञात होती है। इतिहास की जो इतिहास मूलतः जो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, उसका ज्ञान भी हमारे को सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई में प्राप्त स्मारक हैं वे हमें इस ओर इंगित करता है। लोथल का जो बंदरगाह है वह हमारे को स्पष्ट रूप से यह बताता है कि किस प्रकार से
भारत का विदेशियों के साथ में व्यापार था और व्यापारिक जहाज लोथल आया करते थे और यहाँ पे एक वेयर हाउस था जहाँ पे सामान को इकट्ठा किया जाता था और यहाँ से सामान विदेशों में भेजा जाता था। किस प्रकार से मार्केट यहाँ पे व्यवस्थित रूप से स्थापित थे सिंधु सभ्यता में, मनकों का और मोतियों का व्यापार किस प्रकार से किया जाता था, गोदीबाड़ा जो वहाँ पे मिला है, इसी के साथ साथ दुकानों के जो अवशेष हमारे को प्राप्त हुए हैं, मृतक संस्कार के जो हमारे को शवाधान और साथ ही शव को जलाए जाने के जो हमारे को अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये सब स्मारक ही हमारे को इस ओर इतिहास के निर्माण की ओर हमारे को लेकर के जाता है और इतिहास के विविध पहलुओं का वर्णन हमारे को देता है। इस प्रकार से स्मारकों के महत्व को हम किसी भी प्रकार से कम नहीं कर सकते हैं और उसके महत्व को हम कहीं पर भी कम भी नहीं मान सकते हैं। स्मारकों को हम एक अपना बेस बना करके इतिहास की संरचना की जा सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण पूर्ण रूप से स्मारकों के आधार पर ही किया गया है। मौर्य काल का प्रारंभिक युग जो है वह भी स्मारकों के आधार पर ही निर्मित किया गया है। ध्यान रहे कि मौर्य युग 320 ईस्वी पूर्व के पश्चात ही हमें लिखित साहित्य मिलने प्रारंभ हुए हैं। तभी से हम कुछ इतिहास को साहित्यिक आधार पर पुनर्स्थापित कर पाए हैं, मगर उससे पूर्व का इतिहास पूर्ण रूप से हमारे पुरातात्विक अवशेषों और स्मारकों पर ही आधारित रहा है। इस तरह से हम स्मारकों के महत्व को किसी भी प्रकार से हम कम नहीं मान सकते हैं और उसको हम एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में इतिहास के निर्माण में शामिल करते हैं। थैंक यू।